जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम केमिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं और आज हम वीडियो नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम मैटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने मैटर्स के बारे में पढ़ा था, बट उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी प्लेलिस्ट में आपको 25 डेज क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, बट जो हमारी नेक्स्ट 2.0 हमारी केमिस्ट्री की वीडियोस रहेगी, उसमें आपको बिल्कुल अपडेट वर्जन से आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। क्योंकि इस बार बहुत सा सिलेबस ऐसा था जो कि हमारे पास एनसीईआरटी ने कट कर दिया है। तो इस बार हम जो आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें अपडेट भी की है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमेशा की तरह मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर रिएक्ट करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर्स के बारे में। तो जो हमारे पास मैटर्स की फिजिकल क्लासिफिकेशन थी वो हमने कंप्लीट की थी प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, पांच आपको बता रखा मैंने कितनी स्टेट्स होती है हमारे पास। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास कितनी स्टेट है? 5 हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन की स्टेट है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। ठीक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या रहती है दोस्तों? जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास 2 प्रकार की रहती है। एक रहती है हमारे पास प्योर सब्सटेंस, एक रहती है हमारे पास मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक रहते हैं हमारे पास एलिमेंट, एक हमारे पास एलिमेंट रहते हैं और एक हमारे पास क्या रहते हैं? हमारे पास कंपाउंड रहते हैं। और मिक्सचर भी हमारे पास 2 प्रकार के रहते हैं। एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर रहते हैं, एक हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम वीडियोस, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे डेफिनेशन पढ़ पा रहे होंगे, अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ गैसियस लिक्विड और अ सॉलिड मिक्सचर विद द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स थ्रू अ गिवन सैंपल। तो आपको जनरली मैं बता दूं, ठीक है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम वीडियोस को पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को हम बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए नहीं करवाया जाएगा। तो विद द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जिस मिक्सचर की प्रोपोर्शन क्या रहे, सेम रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे साल्ट इन वाटर। साल्ट इन वाटर, अगर आप पानी में नमक को घोल देते हैं, ठीक है, तो वो दोस्तों जब आपने नमक को उसमें पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर दिया या घोल दिया, तो आप वाटर से सॉल्ट को रिमूव करना क्या हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है विदाउट आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा के। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास? ऐसा मिक्सचर क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, जब एक बार नमक पूरे तरीके से पानी में घुल गया तो वो क्या मिक्सचर बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, जैसे कि आपने पानी और नमक को घोला, ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक गिलास है। ठीक है, इसमें पहले क्या था हमारे पास दोस्तों? ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, गिलास तो बना नहीं, पर जग की इसको समझ लो। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है? हमारे पास जग है। तो इसमें क्या डाल दिया मैंने? पानी डाल दिया। ठीक है, अब पानी के बाद मैंने इसमें क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। तो नमक जब इसको पूरी तरीके से इसमें क्या घुल गया? नमक घुल गया। तो दोस्तों जब आप इस पानी के जग से क्या निकालोगे? वाटर निकालोगे। मान लो इस गिलास में हमने क्या निकाला? पानी निकाला। ठीक है, इससे क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया, जो कि नमक से घुला हुआ था। तो जब आप देखोगे कि जो भी इसमें पानी निकला वो क्या निकला? सॉल्टी वाटर निकलेगा। वो वाटर कैसे निकलेगा? साल्टी वाटर में मिलेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि ऊपर ऊपर पानी निकल गया और नीचे नीचे क्या आ रहा है? हमारे पास सॉल्ट आ रहा है। तो जब आपने अच्छे से डिसॉल्व कर दोगे उसमें, तो ऐसा नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पानी में नमक। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और इनकी कोई भी हमारे पास बाउंड्री नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इनको बाउंड्री इनकी कोई भी नहीं रहती। जब एक बार ये अच्छे से घुल गए तो आप इनको अलग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाय, ठीक है, चाय हमारे पास चाय कैसे बनती है? उसमें आप दूध भी डालते हो। ठीक है, ठीक है, आप उसमें आपने शुगर भी डाली। ठीक है, उसमें आपने चाय पत्ती भी डाली। ठीक है, थोड़ी सी उसमें इलायची भी डाली। पर जब आप इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो आप ऐसा थोड़ी कि शुगर को अलग कर दो
या चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं आप, ठीक है, या दूध को उससे अलग कर दो। तो वो क्या करना है, अलग करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को जो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं उसे क्या बोलते हैं, हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। वहीं दोस्तों आपको एग्जांपल दूंगा मैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। वही आपको दोस्तों एग्जाम्पल हमेशा जो भी याद करना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाय तो कभी नहीं आने वाली, चाय तो कभी नहीं पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो वो पूछेंगे तो वो क्या पूछेंगे, एयर। तो एयर में दोस्तों होता क्या है, एयर में हमारे पास आपको नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है, आपको ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है दोस्तों, ठीक है, अदर गैसेज भी हमारे पास होती है। नाइट्रोजन दोस्तों कितनी होती है, 71%। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से बताओ दोस्तों कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है हमारे पास, जल्दी बताओ, 21 की 28, 28% हमारे पास ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 0.03 रहती है, आर्गन में हमारे पास 0.01 रहती है। तो मतलब इस टाइप की गैसेज रहती है एयर में। पर जब एयर हमारे पास, हम बोलते हैं एयर जब हमारे पास आएगी तो आप ऐसे थोड़ी बोलते कि नाइट्रोजन हमारे पास आई, ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है, CO2 हमारे पास आ रहा है। आप क्या बोलते हैं कि हवा हमारी तरफ आ रही है। मतलब ये जो जितने भी हमारे पास चारों, जितनी भी हमारे पास गैसेज होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारे किस में, सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में या एयर में, ठीक है। ये सारी गैसेज जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, अदर गैसेज, जितनी भी आर्गन, जितनी भी गैसेज वो एयर में क्या हो जाती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर, नहीं तो आपको हिट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे आप पढ़ोगे तो होमोजीनियस भी समझ आ जाएगा। हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे आपका मिक्सचर ऑफ वाटर और सॉइल, अगर पानी और मिट्टी को आप घोलोगे, पानी और मिट्टी को जब आप घोलोगे तो पानी और मिट्टी में क्या हो जाता है, मिट्टी आपकी क्या रह जाती है, नीचे नीचे रह जाती है, ऊपर क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। तो एक प्रकार से आपको बाउंड्री दिख जाती है, ठीक है, ऊपर वाटर दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है आपको, स्टोन दिख रहे। तो एक प्रकार से बाउंड्री बन गई इनके बीच, ठीक है, ऊपर ऊपर पानी, नीचे नीचे क्या है, स्टोन और मिट्टी है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जिसमें आपको क्या बन जाए, एक प्रकार से जो मिक्सचर हो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, ठीक है। जैसे आपका नवरत्न है, नवरत्न नमकीन तो आपने दोस्तों खाया ही होगा। नवरत्न नमकीन क्या होता है, ठीक है, आपके पास 10 ग्राम मूंग दाल भी होती है, 10 ग्राम मूंगफली भी होती है, 10 ग्राम और नमकीन भी होता है, ठीक है, 10 ग्राम लेस भी होते हैं, ठीक है। तो इस नवरत्न क्या होता है, 10 रत्नों से बना होता है, ठीक है। तो ये जो नमकीन होता है हमारे पास, ये इसमें जो नमकीन होता है उसमें आप मूंगफली भी अलग कर सकते हो, ठीक है, आप वहां से मूंग दाल अलग कर सकते हो। तो एक प्रकार से ये कौन सा मिक्सचर है, ये हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना इसको। सॉल्यूशन क्या रहते हैं हमारे पास, दो प्रकार के रहते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट और क्या रहता है हमारे पास, सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होते हैं दोस्तों हमारे पास, सॉल्यूट होते हैं हमारे पास, सॉल्यूट क्या होते हैं, जो हमारे पास कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे स्मॉल प्रोपोर्शन में जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूट बोलते हैं। और जो हमारे पास लार्ज प्रोपोर्शन में पाया जाए, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाए, प्रोपोर्शन में पाया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे आप पानी, पानी में अगर आप चीनी घोलोगे, ठीक है, पानी में शुगर घोलोगे, ठीक है, तो पानी हमेशा क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, तो पानी क्या है, उसका सॉल्वेंट है। जो उसमें आपने शुगर घोली थोड़े से अमाउंट में, तो जो कम अमाउंट में होगी वो क्या होगा हमारे पास, शुगर क्या होगी हमारे पास, सॉल्यूट होगी। जैसे आपने पानी में नमक घोला था, ठीक है, पानी में क्या घोला था, नमक घोला था, तो पानी हमेशा ज्यादा मात्रा में है, तो जो चीज ज्यादा में होगी वो क्या होगा, हमेशा सॉल्वेंट होगा। और जो चीज कम होगी वो क्या होगी, हमेशा सॉल्यूट होगी। तो उसमें नमक क्या रहेगा हमारे पास, सॉल्यूट रहेगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और ये बहुत बार हमारे पास पेपर में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है हमारे पास, टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है कि आयोडीन का घोल हमारे पास एल्कोहल में, एल्कोहल में थोड़े से आयोडीन को घोल देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा हमारे को चोट लगती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो एक ना ब्राउन ब्राउन सी दवाई होती है उनके पास, जिससे वो हमारे जख्म को क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर की दवाई होती है उनके पास, लिक्विड होता है, ठीक है, उससे हमारे जख्म को क्या करते हैं, वो साफ करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा पट्टी लगती है तो एक ब्राउन ब्राउन सी दवाई लगाते हैं वो, ठीक है, वो क्या रहता है हमारे पास, टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, जिसमें हमारे पास
क्या हो, आयोडीन हो, किस में आयोडीन, किस में घोला हो, हमेशा अल्कोहल में घोला हो, उसे क्या बोलते हैं हम, टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। और एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो आयोडीन कितनी मात्रा होती है, उससे 2 से लेके 7% तक हमारे पास आयोडीन होता है। और अल्कोहल कितना होगा हमारे पास, तब हमारे पास होगा 93 से लेके 97% तक क्या रहता है हमारे पास, अल्कोहल। और अल्कोहल कौन सा रहता है हमारे पास, इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, C2H5OH। तो आपको सब कुछ ही करवाया जाएगा। इट इज टिंचर ऑफ आयोडीन क्या रहती है, हमेशा एंटीसेप्टिक रहती है। तो आपको हर एक चीज आपको करवाई जाएगी, बस आपने ध्यान से वीडियो देखनी और नोट्स हमेशा अपने साथ बनाने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी हमारे से डिस्कस करना हो, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अ सॉल्यूशन दैट हैज मच अ सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, मान लो कि एक हमारे पास गिलास है, फिर से एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। एक पानी से भर दिया हमने गिलास, इसमें हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दी। इसमें क्या डाल दिया हमने, शुगर डाल दी। पहले हमने 1 चम्मच इसमें शुगर डाली, ठीक है। वो क्या होगी, पूरे तरीके से इसमें क्या होगी, डिजॉल्व होगी। फिर हमने क्या डाली, 2 चम्मच शुगर डाल दी, ठीक है। उसको हमने घुमाया, ठीक है, चम्मच से इसको घुमाया, और फिर वो भी क्या होगी, 2 चम्मच भी क्या हो गए, शुगर के डिजॉल्व हो गए। अब हमने तीसरा चम्मच डाला, जो हमने तीसरा स्पून इसमें डाला, वो क्या होता है, इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है, जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है शुगर के, वो क्या हो रहा है, इस गिलास में नीचे नीचे बैठ जा रही है। हाँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, नीचे नीचे बैठ जा रहे हैं। अब जब उसमें, अब जब तक सॉल्यूट पार्टिकल क्या कर पूरी तरीके से घुल जाए, या नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इससे ज्यादा अब सॉल्यूट क्या हो सकता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में पाया जाए, मतलब शुगर जो हम डाले तो कम अमाउंट में थी सॉल्यूट। अब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, इससे ज्यादा अब सॉल्यूट क्या हो सकता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो अब ये सॉल्यूशन क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो कई बार ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मैंने जनरल सा बता दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रू सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन से तो आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को भी मिल गया है। हमारे पास सैचुरेटेड 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक हमारे पास ट्रू होता है, एक हमारे पास कोलाइडल होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखना, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन किसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा दोस्तों, मैंने इसमें एक चीज यहाँ पे स्किप कर दी, आपको वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। एलिमेंट, एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, और मैं आपका कंफ्यूजन आज दूर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर ये आपका कंफ्यूजन दूर होगा तो आप हम मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। ठीक है दोस्तों, ये वादा करते हैं हम आपस में, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो मैं आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी हम जनरल सा पढ़ रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास कौन से सॉल्यूशन होते हैं, अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दैट इज अ होमोजीनियस। एक तो आपको पहली बात इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखनी कि ट्रू सॉल्यूशन हमेशा क्या रहते हैं, होमोजीनियस रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, जो कम मात्रा में पाया जाए, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा में पाया जाए। जब सॉल्यूट पार्टिकल की साइज क्या हो, 1 नैनोमीटर हो, मतलब 1 नैनोमीटर की ना होता, बहुत छोटा सा पार्टिकल हो, ठीक है। इतना देखो, मान लो इतना से मैंने यहाँ पे क्या लगाया, छोटा सा पॉइंट लगाया। तो जब उसका पार्टिकल साइज क्या हो, 1 नैनोमीटर से छोटा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल हमेशा टैट में क्या होता है, आपको मैं बहुत बार भी बता चुका हूँ, अपने 25 डेज क्रैश कोर्स में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टैट एग्जाम है उसमें एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आते हैं, एग्जाम्पल से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम्पल आपको हमेशा लर्न करने ही करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो लो जो भी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ उसको आप लर्न कर लो, वो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, कोई ऐसे ऐरा गैरा फालतू से कोई एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। तो जैसे आपको एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। अब जो शुगर होता है, शुगर क्या है इसमें दोस्तों,
शुगर को हम पानी में भोर रहे हैं, तो शुगर क्या है हमारे यहाँ पे सॉल्यूट की सॉल्वेंट? जल्दी से बताओ दोस्तों, शुगर क्या है हमारे पास? सॉल्यूट है, ठीक है। और वाटर क्या है इसमें? सॉल्वेंट। तो शुगर का जो साइज होता है ना बहुत ज्यादा छोटा होता है, वन जब वो प्रॉपर हम उसको डिजॉल्व करते हैं। आपने देखा भी होगा गिलास में जब आप पानी को गिलास में पानी में जब आप शुगर को डिजॉल्व करते हैं तो उसका साइज क्या होता रहता है? छोटा छोटा होता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है? घुल जाती है, मतलब डिजॉल्व हो जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें फिल्ट्रेशन क्या है दोस्तों? पॉसिबल नहीं होती है। फिल्ट्रेशन इसमें क्या होती है? पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पहली बात आपको ये याद रखनी, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा आपका सस्पेंशन भी क्या है हमारे पास? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन भी क्या है हमारे पास? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता है 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक हो रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप इमेज जैसी भी देख पा रहे होंगे, जिसमें व्हाइट व्हाइट से डॉट लगे, ये दोस्तों क्या हो गए? बड़े हो गए। और सस्पेंशन में देखो यहाँ पे व्हाइट डॉट कितने दोस्तों? इतने बड़े बड़े। यहाँ पे व्हाइट डॉट क्या है? देखो इतने बड़े बड़े दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे व्हाइट डॉट क्या? थोड़े बड़े। और ट्रू सॉल्यूशन था जो हमारे पास, उसमें जो व्हाइट डॉट देख रहे होंगे आप, बहुत छोटे छोटे थे। यहाँ पे व्हाइट डॉट क्या था? बहुत छोटे छोटे थे। मतलब जो सॉल्यूट था वो क्या था? उसका साइज क्या था? बहुत ज्यादा छोटा था। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं जिसका पार्टिकल साइज कितना रहता है? 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक रहता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और ये तीनों एग्जाम्पल आपके पॉइंट पेपर में आ भी चुके हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या होता है? मिल्क। मिल्क किसका एग्जाम्पल दोस्तों? कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्लड, ब्लड किसका एग्जाम्पल दोस्तों? कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। पेंट, पेंट दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। और कोलाइडल सॉल्यूशन को दोस्तों यहाँ पे मैं एक लाइन लिखना भूल गया, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं किससे? सेंट्रीफ्यूगेशन, CENTRIFUGATION, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से क्या कर सकते हैं हम? इसको अलग भी कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क ब्लड पे आपने देखा होगा दोस्तों, मिल्क जो है, ठीक है, उसकी हमारे पास लस्सी बनती है, दही बनता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं दोस्तों? एक दही छोलने वाली मशीन होती है, ठीक है। मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास जो मशीन होती है वो कौन सी टेक्निक, उससे क्या बनता है? हमारे पास लस्सी बन जाती है। तो वो कौन सी टेक्निक से होती है वो मशीन? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से होती है। ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते हैं हम यहाँ पे स्लाइड। क्या थी हमारे पास? जो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या थे हमारे पास? मिल्क, ब्लड और पेंट। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कौन सा इफेक्ट करते हैं दोस्तों? टिंडल इफेक्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम आगे भी पढ़ेंगे कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। इससे अगली स्लाइड में हम टिंडल इफेक्ट के बारे में ही आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल आप लर्न कर लो, फॉग हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास टिंडल इफेक्ट के। तो और कोलाइडल के एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे पास? मिल्क, ब्लड और पेंट। एक और आपको कई बार ये पेपर में एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, नॉन मेडिकल वालों को भी और मेडिकल वालों को भी, जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? मिल्क शो करेगा, ब्लड शो करेगा, या पेंट शो करेंगे, या ऑल ऑफ दीज शो करेंगे? तो जो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है दोस्तों? जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। और ये तीनों ही क्या है हमारे पास? कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो मिल्क, ब्लड, पेंट तीनों ही हमारे पास क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और तो और मिल्क वाला एग्जांपल तो कम से कम 10 बार हमारे एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है कि इनमें से कौन सा पार्टिकल या कौन सा सब्सटेंस आपके पास या कौन सा सॉल्यूशन आपके पास टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो कौन सा सॉल्यूशन आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है? मिल्क शो करता है, ब्लड भी शो करता है, और हमारे पास पेंट भी शो करता है। नेक्स्ट है आपके पास सस्पेंशन। सस्पेंशन किसको बोलते हैं? सस्पेंशन इज ए heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve and remain suspend through the solution। जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम सस्पेंशन बोलते हैं। इसका पार्टिकल साइज कितना रहता है दोस्तों सॉल्यूट का? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा रहता है। जैसे चॉक एंड वाटर हो गए, ठीक है, या डस्ट पार्टिकल्स इन एयर हो गए,
तो ये सारे पार्ट किसके एग्जाम्पल है हमारे पास, सस्पेंशन के एग्जाम्पल है। एक और बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ बताऊंगा मैं, एक एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, सॉल्यूट क्या होते हैं, जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों एक होता है सॉल्यूशन क्या होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों वर्ड याद रखना। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फिर से गिलास बना दिया, ठीक है दोस्तों, गिलास तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया, ये क्या हमारे पास इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी मैंने डाल दिया। तो इसके अंदर मैंने उसके बाद क्या डाल दिया, शुगर डाल दी। इसके अंदर क्या डाल दी मैंने, शुगर डाल दी। और वो अच्छे से क्या होगी, डिजॉल्व होगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इसमें मैंने शुगर डाली वो क्या हो गया हमारे पास, जो शुगर डाली वो क्या हमारे पास सॉल्यूट है। जो कम मात्रा में डाली वो क्या हमारे पास सॉल्यूट है। और अंदर क्या हमारे पास वाटर, जो ज्यादा मात्रा में वो क्या है हमारे पास सॉल्वेंट है। और जब इसमें शुगर जब पानी में अच्छे तरीके से घुल गई तो वो क्या बना हमारे पास, सॉल्यूशन बना। ठीक है दोस्तों, लग गया आपको डिफरेंस पता, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों ही अलग चीजें है दोस्तों। सॉल्यूट क्या है, जो कम मात्रा में, सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा मात्रा में, और जो उन दोनों को मिक्स करके जो हमारे पास बन रहा है वो क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन तीनों ही अलग चीजें हैं। नेक्स्ट आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक गिलास है, यहाँ पे एक गिलास है, ये एक गिलास है। ठीक है, पेन नहीं चल रहा इस पे दोस्तों, ये क्या यहाँ पे क्या है, एक टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च यहाँ पे लगाई हमने, ठीक है, और इसकी टॉर्च की रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ी, यहाँ पे पड़ी। ठीक है, वही हमने एक यहाँ पे क्या किया, एक ग्लास लिया, यहाँ पे टॉर्च लगाई, पर उसकी जो पाथ है वो क्या हो रहा है हमारे पास, विजिबल हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, जिसका पाथ हमारे पास विजिबल हो, ठीक है, जिसका पाथ हमारे पास विजिबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, या टिंडल इफेक्ट उसको हम बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन भी मैं आपको लिखा देता हूँ। टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, द पार्टिकल कैन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, द पार्टिकल कैन scattered, SCATTER, scattered a beam of visible light. A particle can scatter a beam of visible light, उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जो पार्टिकल, ठीक है, लाइट की बीम को क्या करे, स्कैटर्ड करे। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करे, स्कैटर्ड करे, उसे क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसा आपने देखा होगा हमारे पास मिल्क, वो क्या हमारे पास टिंडल इफेक्ट शो करता है। ब्लड आप क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। आपके पास पेंट्स, टिंडल इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें देखो दोस्तों पाथ विजिबल नहीं है। एक और बात याद रखना, यहाँ पे पाथ विजिबल नहीं है, लाइट का पता नहीं चल रहा, सीधे यहाँ पे रिफ्लेक्शन बन रही है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन, जो पार्टिकल क्या कर रहे, लाइट को क्या करे, स्कैटर करे, और उसका पाथ हमारे को विजिबल हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। या उसको ऐसे इफेक्ट को कौन शो करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है, और उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आपके पास डिस्टिलेशन, और इससे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आगे भी। मैं आपको जब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री +1 का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर है, जब मैं वहां पे करवाऊंगा, वहां पे आपको डिस्टिलेशन कराऊंगा, और वहां पे आप मुझे एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अभी ही इसको पढ़ लो कि डिस्टिलेशन क्या होता है। तो distillation is the process of heating the liquid from vapor and then cooling the vapor to return the liquid. तो डिस्टिलेशन क्या होती है दोस्तों, आपको जनरल सा बता दो, डिस्टिलेशन क्या होती है। ठीक है, किसी लिक्विड को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। हिंदी में समझा देता, किसी लिक्विड को क्या किया हमने, हीट कर दिया। जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके क्या बन जाते हैं हमारे पास, वेपर बन जाते हैं। वो उसके क्या बन गए, हम वेपर बन गए। अब जो वेपर बने उसको हमने दोबारा से क्या किया, उसको उसका लिक्विड बना दिया, दोबारा से हमने क्या बना दिया, उसके लिक्विड बना दिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसमें हम किसका यूज करते हैं, कंडेंसर का यूज करते हैं। कई बार दोस्तों ये एग्जाम में आया तो है नहीं, पर हो सकता है इस बार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम किस चीज का हम यूज कर दे। चार ऑप्शन आपके पास दिए हो, तो हम कंडेंसर का यूज करते हैं। ठीक है,
तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है कि किसी एक लिक्विड को क्या किया हमने, हीट किया। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हीटिंग अ लिक्विड फ्रॉम वेपर, उसके क्या बना दिए हमने, वेपर बना दिए। बाद में उसको क्या करिए हमने, देन कूलिंग एंड द वेपर टू रिटर्न टू लिक्विड, उसके वेपर से फिर से क्या बन गए, लिक्विड बन गए। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन बोलते हैं। और ये दोस्तों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि पहले लिक्विड थे तो दोबारा से लिक्विड ही बना दिए हमने, तो इस प्रोसेस का काम क्या है। तो अभी मैं आपको समझ आ जाएगा इस प्रोसेस को हम यूज कहाँ करते हैं। तो डिस्टिलेशन हमारे पास 3 प्रकार की होती है दोस्तों, यहाँ मैं आपको लिख दूंगा, ठीक है। डिस्टिलेशन हमारे पास 3 प्रकार की है। पहली होती है हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन। पहली डिस्टिलेशन कौन सी होती है हमारे पास, सिंपल डिस्टिलेशन, DISTILLATION। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे लिक्विड जो वॉलेटाइल हो, लिक्विड क्या रहते हैं इसमें, वॉलेटाइल रहते हैं। वॉलेटाइल क्या होते हैं दोस्तों, वॉलेटाइल रहते हैं हमारे से जो जल्दी से, जैसे उनको टेम्परेचर मिल जाए वो जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एकदम से उसके क्या बन जाए, भाप बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल बोलते हैं। ऐसे लिक्विड जो वॉलेटाइल हो और उसके अंदर क्या हो, इम्प्योरिटीज क्या हो, इम्प्योरिटीज क्या हो, नॉन वॉलेटाइल हो, इम्प्योरिटीज क्या हो, नॉन वॉलेटाइल हो, उस प्रोसेस में हम किसका यूज करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे मान लो एक है बेंजीन, ध्यान से देखना दोस्तों, एक है हमारे पास बेंजीन, एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, बेंजीन भी है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एनालीन भी है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, बेंजीन बी भी है, बेंजीन को मैंने बी से डिनोट कर दिया, इसके अंदर क्या है हमारे पास, एनालीन भी है। तो हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया। अब आपको पता होना चाहिए जो बेंजीन है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मतलब बेंजीन जो है हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है, बॉयल हो जाती है। वही एनालीन है वो हमारे पास कितने डिग्री पे बॉयल होती है, 180 डिग्री पे हमारे पास बॉयल होती है। तो आपने देख रहा होगा कि जो बेंजीन होगी वो क्या होगी, पहले बॉयल हो जाएगी। तो बेंजीन के पहले क्या हो जाएंगे, वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से क्या बने, इसके वेपर बनने शुरू हो गए, ठीक है, वेपर बनने शुरू हो गए। यहाँ पे हमने कंडेंसर लगाया था, इसके वेपर यहाँ पे कंडेंस कर दिए और ये वेपर क्या हो गया, यहाँ से वेपर आ रहे हैं, मान ये क्या आ रहे हैं, यहाँ से वेपर आ रहे हैं, यहाँ से वेपर आ रहे हैं। तो यहाँ से वेपर आ रहे हैं, किसके वेपर आएंगे, पहले बेंजीन के आएंगे क्योंकि वो क्या हो रहा है, 80 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। तो बेंजीन के वेपर यहाँ से आए, तो हमने इसको फिर से कूल किए, इनके वेपर को। डिस्टिलेशन क्या होता है कि वेपर बनाने, वेपर के बाद क्या करना, उनको कूल करना, और कूल के बाद फिर से क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। तो यहाँ हमने दूसरा कंटेनर था लिया, तो यहाँ पे इनको कूल किया, कूल करने के बाद इसके क्या बन गया, फिर से लिक्विड बन गया। तो यहाँ पे क्या कलेक्ट हो रहा है हमारे पास, बेंजीन कलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो बच जाएगा वो क्या रह जाएगा हमारे पास, एनालीन रह जाएगा। तो एक प्रकार से कौन सी टेक्निक है हमारे पास, सेपरेशन टेक्निक है। मतलब क्या कर सके, एक दो कंपाउंड थे, एक को हमने कलेक्ट कर लिया और एक उसी में रह गया। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ही मेन रोल रहता है हमेशा डिस्टिलेशन प्रोसेस में। तो सिंपल डिस्टिलेशन क्या थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास इम्प्योर जो वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल का तो जो जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, जैसे हमारे पास बेंजीन था वो जल्दी बॉयल हो गया, किससे, कम पे, एनालीन से। तो एनालीन क्या हुआ इसमें, नॉन वॉलेटाइल हुआ, जो बॉयल नहीं होता। तो हमारे पास बेंजीन जल्दी से वॉलेटाइल था तो जल्दी से बॉयल हो गया, बेंजीन हमने यहाँ से लिया और यहाँ इस कंटेनर में क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो हमने एक प्रकार से क्या किया, बेंजीन को किससे अलग कर दिया, एनालीन से अलग कर दिया। तो एक प्रकार से सेपरेशन टेक्निक होती है, अलग करने की टेक्निक होती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल दोस्तों सिंपल डिस्टिलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन, एनालीन, एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, इसको लिख लो अपने पास, बेंजीन, एनालीन, एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। और गैलीलियम और मरकरी, गैलीलियम और मरकरी, ठीक है दोस्तों, एच जी मैंने डिनोट किया, एच जी से, मरकरी को किससे डिनोट करते हैं, एच जी से डिनोट करते हैं। और एक और एग्जांपल था दोस्तों इसका, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला था दोस्तों हमारे पास CH Cl3, क्लोरोफॉर्म और एनालीन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म हमारे पास 60 डिग्री के आसपास बॉयल हो जाता है और एनालीन हमारे पास 184 डिग्री पे बॉयल होता है, या 180 डिग्री पे बॉयल होता है। ये थे हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन के एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ मैं आपको नोट कर दूं, फ्रैक्शनल, FRACTIONAL
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम यूज पता कहाँ करते हैं, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो। बॉइलिंग पॉइंट किससे कम होना चाहिए, 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। उसमें हम किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेंजीन और टॉलिन को अलग करना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेंजीन को किससे अलग करना है, टॉलिन से अलग करना है। और जब मैं फर्स्ट आपको ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां भी आपको सेपरेशन टेक्निक बताऊंगा। वहां पे दोस्तों डिस्टिलेशन मेंशन है, तो वहां भी आपको एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस, और टॉलिन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 110 डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, टॉलिन का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम से आप बॉइलिंग पॉइंट सभी के याद तो नहीं कर सकते, बट जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनके बॉइलिंग पॉइंट लर्न कर लो। ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे दोस्तों देखो लगभग कितने डिग्री का फर्क है टेम्परेचर में। तो यहाँ पे लगभग आपके पास 30 डिग्री का फर्क है, मतलब 25 या 30 डिग्री के आसपास फर्क है। तो इनको सेपरेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, बेंजीन और टॉलिन, मान लो एक यहाँ पे क्या है, बेंजीन भी है और टॉलिन भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले बॉईल करेंगे। ठीक है, आपको पता है बेंजीन कितने डिग्री पे बॉईल हो जाती है, 80 डिग्री पे। तो यहाँ से इसके 80 डिग्री पे क्या बनने शुरू हो जाएंगे, वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हमने इसके वेपर क्या कर दिए, कलेक्ट कर दिए, और वहां से क्या बना दिया, इसके फिर से लिक्विड बना दिया। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन कितने में बॉयल होता है हमारे पास, 80 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। और जो बचेगा यहाँ पे वो क्या रह जाएगा, टॉलिन हो जाएगा। इसलिए हमने बेंजीन और टॉलिन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो नेक्स्ट आपके पास स्टीम डिस्टिलेशन, मिथेनॉल और प्रोपेनॉल भी इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है। तो जो हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमोज पकाते हैं आप स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है दोस्तों, आपका स्टीम डिस्टिलेशन होता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट में जिसमें नाम मात्र डिफरेंस हो, उसमें हम किसका यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा दोस्तों इसका फेवरेट क्वेश्चन, एनालिन। जो हमारे पास एनालिन है उसको हम प्योरीफाइड करने के लिए, एनालिन को प्योरीफाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, वाटर और टॉलिन को अलग करने में भी हम किसका यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, टॉलिन का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग 10 ही डिग्री का फर्क है इनके टेम्परेचर में। तो जिसके टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस हो उसमें हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। जिसके टेम्परेचर में 25 या 30 डिग्री का फर्क हो उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। जिसमें टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क हो उसमें हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो आई होप आप सबको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें दोस्तों जो फोर्स सेंटर की तरफ को लगे उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स हमारे पास सेंटर की दूर की तरफ को लगे, टुवार्ड्स द सेंटर लगे, सेंटर को दूर करे, तो वो फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आपके पास कौन सी फोर्स है, वॉशिंग मशीन जो चलाते हैं वो कौन सी फोर्स से चलाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स से चलाते हैं। देखो दोस्तों, दी एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट फ्रॉम मिल्क, यही दोस्तों दही से आप लस्सी बनाते हो, तो जिस मशीन का यूज करते हो वो कौन सी मशीन है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे चलती है। और जो आपके प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं आपके अर्थ के अराउंड, या आपकी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, वो सारी कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, आप सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो वो भी कौन सी दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स है। जब भी आप कोई भी चीज सर्कुलर में घूम रही है तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, ये बात याद रखना। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है दोस्तों। सॉरी मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कोलाइडल भी पढ़ लेते हैं, और इससे भी दोस्तों आपको मस्त 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 क्वेश्चन आता ही आता है टाइप्स ऑफ कोलाइडल से। तो ध्यान से देखना दोस्तों, टाइप ऑफ कोलाइडल से इसमें दोस्तों दो चीजें होती है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, ध्यान से देखना, डिस्पर्स फेस क्या होता है। डिस्पर्स फेस को मैं आपको जनरल बता दूं,
जो हमारे पास सॉल्यूट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेस बोलते हैं। और जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं। सॉल्यूट क्या होता है दोस्तों, जो कम मात्रा में पाया जाए। सॉल्यूट क्या होता है, जो हमारे पास कम अमाउंट में हो उसे क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूट बोलते हैं। और उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेस बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एरोसोल, टाइप्स ऑफ कोलाइडल कौन सा, एरोसोल है। एरोसोल में क्या होता है दोस्तों, लिक्विड। लिक्विड क्या होगा, उसमें कम मात्रा में होगा, और गैस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके एग्जांपल दोस्तों फॉग हो गए, ठीक है, क्लाउड्स हो गए, मिस्ट हो गए। ये किसके एग्जांपल दोस्तों, एरोसोल के एग्जांपल। और ये टेबल आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ठीक है। अब एरोसोल दूसरे दोस्तों जिसमें सॉलिड कम मात्रा में हो, और सॉल्वेंट हमेशा क्या है, दोनों में दोस्तों देखो एरोसोल एरोसोल है, और दोनों में सॉल्वेंट क्या है, गैस है, ठीक है। अगर थोड़ा सा उसमें लिक्विड है तो फॉग वाला एग्जांपल होगा, थोड़ा सा अगर उसमें सॉलिड है तो स्मोक वाला एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। फोम क्या होती है दोस्तों, फोम एक प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल है। इसमें कम मात्रा में क्या होती है, गैस, और ज्यादा क्या होता है दोस्तों, इसमें लिक्विड होता है। जैसे आपकी शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम में दोस्तों लिक्विड ज्यादा होता है और गैस क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या है हमारे पास, किसका एग्जांपल है, फोम किसका, फोम का एग्जांपल क्या है दोस्तों, शेविंग क्रीम। नेक्स्ट है आपका इमल्शन, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो हमारे पास लिक्विड कम मात्रा में और ज्यादा मात्रा में क्या हो, लिक्विड ही हो। तो जैसे मिल्क है, अगर आप दूध में पानी डाल दोगे, किसको पता चल रहा पानी डाल दिया आपने, दोनों है तो एक प्रकार से लिक्विड ही, ठीक है। फेस क्रीम होगी आपकी लिक्विड, पर फेस क्रीम तो दोस्तों आपको जेली फॉर्म में भी होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल फेस क्रीम वाला गलत हो गया, ठीक है। मिल्क ही आपने लर्न करना है। मिल्क आपका किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का एग्जाम्पल है। सोल, इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ठीक है। फोम, यहाँ पे सॉलिड होना था दोस्तों, स्लाइड लिखा है। जेल आपके पास क्या होता है, हमारे पास लिक्विड। डिस्पर्स फेस क्या होता है, जो कम मात्रा में क्या होता है, लिक्विड। ज्यादा मात्रा में क्या होगा, सॉलिड। जेली आपने खाई होगी, ठीक है दोस्तों। जेली हो गया इसका एग्जाम्पल, चीज हो गया इसका एग्जाम्पल, बटर एग्जाम्पल हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इमल्शन वाले, एक जेल वाला, और एक एयरसोल वाले। इससे इससे हमेशा आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाता है, या तो मेडिकल वालों को आ जाता है या नॉन मेडिकल वालों को आ जाता है। एक एग्जांपल आपने फॉग याद रखना, फॉग किसका एग्जांपल है, स्मोक आपने एग्जांपल याद रखना। शेविंग क्रीम आपने एग्जांपल याद रखना। मिल्क आपने एग्जांपल याद रखना, और जेली आपको एग्जांपल याद रखना। इन्हीं में से आपको एग्जांपल पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ कोलाइडल। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है, पर मैंने आपको से वादा किया था कि अगर मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल्स बता दिया तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। हमने मिक्सचर पढ़े थे, हमने पढ़ा था क्या, मैटर। आपको मैं दोबारा से रिवीजन करवा दूं। मैटर, मैटर हमने किस प्रकार के पढ़े थे दोस्तों, एक पढ़े थे हम फिजिकल, ठीक है। एक पढ़े थे हमने क्या, फिजिकल पढ़े थे। एक पढ़े थे हमने केमिकल। फिजिकल हमारे पास कौन से थे, हमारे पास 5 प्रकार के थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन, ठीक है। केमिकल हमारे पास 2 प्रकार के थे, एक थे मिक्सचर, और एक थे हमारे पास प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में हमने दोनों चीजें पढ़ ली दोस्तों, होमोजीनियस भी पढ़ लिया, ठीक है, और हिट्रोजीनियस भी पढ़ लिया। पर प्योर सब्सटेंस में 2 चीजें थी दोस्तों, एक थी एलिमेंट और एक थी कंपाउंड। ये अभी हमने पढ़े नहीं। और ये जो एलिमेंट और कंपाउंड चैप्टर है, ये हमारे पास +1 में भी फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ से भी आपको एलिमेंट और कंपाउंड से क्या कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं अभी आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस से दोस्तों आपने जनरल सा याद रखना कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें मास रेशो क्या रहती है, फिक्स रहती है। मास रेशो क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। और प्योर सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास एलिमेंट, और एक होते हैं हमारे पास कंपाउंड। ये क्या रहते हैं, हमेशा कंपाउंड रहते हैं, ठीक है। मास रेशो फिक्स का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पहले वीडियो को सुन लो, फिर आप अच्छे से बता पाओगे कि क्या एलिमेंट है, क्या कंपाउंड है, क्या एटम है, और क्या मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहले हम बताऊंगा मैं आपको एटम क्या होते हैं,
ठीक है दोस्तों, एलिमेंट कंपाउंड को भी अभी यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा एटम क्या है हमारे पास, एटम्स क्या होते हैं। एटम्स हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं हमारे पास कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम, एटम्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ इसको समझना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, ठीक है, हमारे पास जैसे सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, ये हमारे पास क्या है, एटम है। ये हमारे पास क्या है, एटम है। क्योंकि दोस्तों इससे सोडियम को तोड़ेंगे तो क्या है, सोडियम ही निकलेगा ना। ऐसा थोड़ी कि सोडियम से हमारे पास आयरन निकल जाएगा, या सोडियम से कोई हमारे पास हाइड्रोजन निकल जाएगा। सोडियम से क्या रहेगा, सोडियम ही रहेगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है, क्लोरीन से क्लोरीन ही रहेगा, फ्लोरीन से फ्लोरीन ही रहेगा। तो ऐसे पार्टिकल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम एटम बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट, एटम के बाद दोस्तों मैं एलिमेंट को समझाऊंगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्या है, हमेशा एलिमेंट। और एलिमेंट किसका पार्ट है, हमेशा प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। एलिमेंट किसका पार्ट है, प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एक ही चीज से बने हो, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक ही पार्टिकल से बने हो दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब दोस्तों जैसे सोडियम है, अब जो सोडियम है वो भी क्या है, एक ही पार्टिकल से बना है, ठीक है, जो सोडियम है वो भी क्या है, एक ही पार्टिकल से बना है। मैग्नीशियम एक ही पार्टिकल से बना है, हाइड्रोजन एक ही पार्टिकल से बना है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम्स और एलिमेंट, एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस रह गया फिर, ठीक है। अब ध्यान से देख सुनना दोस्तों, एटम्स और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। आपने देखा होगा दोस्तों H2, एग्जांपल लो H2, H2 सुना आपने, O2 सुना है, ठीक है, N2 सुना है। तो जो हमारे पास H2 है, जो हमारे पास यहां पे मैं आपको लिख लेता हूं, इसको मैं साइड ही कर देता हूं। यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं, जो आपके पास H2 है ना, वो दोस्तों किस किस से बना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बना है, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। अब जो हाइड्रोजन है, अब H2 जो बना वो है तो एक ही पार्टिकल से बना, ध्यान से सुनो, है तो बना तो हाइड्रोजन से ही वो, पर कितने हाइड्रोजन से बना है, दो हाइड्रोजन से बना है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, एटम है। मतलब सिंगल पार्टिकल जब होगा वो क्या, हमेशा एटम है। और जो हमारे पास है तो एक ही पार्टिकल से बना, पर किस में, कंबाइंड फॉर्म में, वो क्या हमारे पास एलिमेंट है, वो क्या हमारे पास एलिमेंट है। समझ आ गया दोस्तों, एटम और एलिमेंट में क्या फर्क है। और हमारे पास जितने भी एटम्स हैं वो सारे एलिमेंट हो सकते हैं, हो नहीं सकते दोस्तों। देखो जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम एटम भी है और ये क्या है, एलिमेंट भी है, क्योंकि सोडियम किससे बना है, एक ही चीज से बना है, ठीक है। पर जितने हमारे पास एलिमेंट है वो एटम नहीं हो सकते, मतलब जितने हमारे पास एलिमेंट है वह एटम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो मान लो एक H2 है, अब ये हमारे पास एटम नहीं, क्यों नहीं एटम, एटम क्या क्या होता है, जो एक H2 को जब हम तोड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन निकलेंगे। पर एटम क्या होते हैं, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन सा ये टॉपिक रहता है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। आपको मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे मैंने रब कर दिया है। जो हमारे पास एटम होते हैं ना, जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सिर्फ सिंगल पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन से, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे एटम्स है। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो एक ही पार्टिकल से बने। तो एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। पर एलिमेंट हमारे पास H2 भी हो सकता है, पर H2 हमारे पास एटम नहीं हो सकता। N2 हमारे पास एलिमेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट क्या होते हैं, जो एक ही चीज से बने। तो N2 भी तो एक ही चीज से बना है, बना तो नाइट्रोजन से ही है, ये भी हाइड्रोजन से ही बना है, O2 हो गया हमारे पास, बना तो ये भी किससे, ऑक्सीजन से ही बना है। तो ये सारे क्या एलिमेंट हो सकते हैं। तो इससे कई बार हमारे पास कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ऑल एटम्स आर एलिमेंट्स। तो हाँ, आपका आंसर क्या होगा कि जितने भी एटम्स है वो क्या एलिमेंट हो सकते हैं, पर ऑल एलिमेंट्स आर नॉट एटम, सारे एलिमेंट एटम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कुछ इसमें एलिमेंट ऐसे जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, वो क्या है, एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपाउंड। नेक्स्ट क्या आपके पास, एटम और एलिमेंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या आपके पास, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। पहले मैं आपको कंपाउंड समझाऊंगा।
कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास? कंपाउंड्स होते हैं सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, जो और दो से ज्यादा एलिमेंट से बने हो उसे क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड बोलते हैं। और वो हमेशा किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। दो या दो से ज्यादा अधिक सब्सटेंस से बने हो, एलिमेंट से बने, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं जो दो सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल क्या बनते हैं? जो कोई भी सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, कोई भी सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? ये भी बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। जो आपका कंपाउंड क्या होते हो? दो एलिमेंट से बने हो, किसी दो एलिमेंट से बने हो। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो आपका कोई दो दो चीज आपस में कंबाइन की हो। जो कंपाउंड है, मान लो HCl है आपके पास, और मॉलिक्यूल है आपके पास क्या है? HCl है। तो ये क्या है? HCl क्या है आपका? कंपाउंड के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जो हमारे पास HCl है वो आपका कंपाउंड भी रहेगा, वो आपका मॉलिक्यूल भी रहेगा। अब डिफरेंस क्या है दोस्तों? यहाँ पे डिफरेंस है O2 का। क्या डिफरेंस है यहाँ पे? O2 का। O2 जो है हमारे पास, O2 किससे बना है? दो चीजों से बना है, O प्लस O से बना है। तो दो दो जो जो दो कोई भी दो हमारे पास एलिमेंट हो जो आपस में कंबाइन करो, वो क्या होते हैं? हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। पर जो दो अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन करे वो क्या होते हैं? हमेशा कंपाउंड होते हैं। तो O2 कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अलग नहीं है, वो एक ही चीज से बना है। O2 हमारे पास क्या हो सकता है? एलिमेंट हो सकता है। O2 क्या हो सकता है हमारे पास? एलिमेंट हो सकता है। और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या, एलिमेंट क्या होते हैं? जो एक ही चीज से बना। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो कोई भी दो चीजें आपस में कंबाइन की हो, चाहे सेम हो चाहे नहीं हो, ठीक है। सेम हो चाहे नहीं हो, बस कोई भी आपस में कंबाइन करनी चाहिए दो चीजें। पर कंपाउंड क्या होता है कि जो जो आपस में दो चीजें कंबाइन कर रही है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा अलग होनी चाहिए। जैसे HCl है, दोनों H और Cl से बनाना, दोनों चीजें क्या है? अलग है। O2 में क्या है? दोनों चीजें सेम है। तो ये क्या है? O2 क्या है? कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों, ध्यान से इसको सुनना, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो दोबारा से इस वीडियो को देख लो और ध्यान से इस चीज को सुन लो। अब क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आता है, क्या ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड? ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, क्या सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है? क्या, या ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, क्या सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स है? ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा जितने भी आपके पास कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। जितने भी आपके पास कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। पर जितने आपके पास मॉलिक्यूल्स है वो कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स क्या है? O2 है। O2 क्यों कंपाउंड नहीं है? कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि कंपाउंड को हमेशा क्या चाहिए? दोनों एटम जो चाहिए वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जैसे HCl है, इनके दोनों एटम क्या है? डिफरेंट है। पर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कि जो दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही हो, चाहे सेम कर रही हो चाहे नहीं कर रही हो। अब जैसे कंपाउंड है आपके पास क्या? HCl है, तो HCl कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें अलग है। पर HCl मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्योंकि HCl क्या है? दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही है। दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही है तो क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूल है। पर दो चीजें अगर हमारे पास सेम कंबाइन कर रही है वो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। बस कंबाइन करनी चाहिए। मॉलिक्यूल का मतलब है कोई भी चीज आपस में कंबाइन करनी चाहिए, वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा। पर कंपाउंड का क्या है कि जो कंबाइन करिए वो दोनों क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है ये वाला, ठीक है। ढंग से इसको एक बार सुन लेना, एग्जाम्पल के साथ सुन लेना। जो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जो हमारे पास HCl है वो हमारे पास कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। HCl हमारे पास कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। कंपाउंड क्या होते हैं? कि दो चीजें आपस में कंबाइन करिए, तो दो चीजें आपस में कंबाइन करिए H और Cl, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो कोई दो चीजें अलग अलग कंबाइन होनी चाहिए, एक H भी अलग है और क्या है? Cl भी अलग है, ठीक है। पर O2, वही एग्जांपल किसका लूं मैं? O2 का। तो O2 हमारे पास क्या है? हमारे पास O2 क्या है? कंपाउंड है। O2 क्या हमेशा कंपाउंड है। O2 हमेशा O2 क्या है? सॉरी दोस्तों, कंपाउंड नहीं है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया आपको समझाते समझाते। O2 क्या हमेशा? O2 हमारे पास है मॉलिक्यूल।
O2 क्या है? मॉलिक्यूल। क्योंकि O2 क्यों मॉलिक्यूल? क्योंकि दो चीजें कंबाइन कर रही है, कौन कौन सी? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। पर कंपाउंड क्या होते हैं हमेशा? कंपाउंड होते हैं कि दो चीजें अलग अलग होनी चाहिए, तो ये दोनों चीजें क्या है? सेम है। तो इसलिए एक क्या है? O2 क्या है? कंपाउंड नहीं है। O2 क्या है? सिर्फ मॉलिक्यूल है। तो ये दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से लाइक, शेयर और क्या करेंगे दोस्तों? सब्सक्राइब कर देंगे। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और क्या करेंगे दोस्तों? कमेंट करेंगे, और कमेंट में क्या करेंगे? एक छोटा सा हार्ट ज़रूर रिएक्ट करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अलविदा दोस्तों।